तो ये टीईटी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसमें साइकोलॉजी या बच्चों की नफ्सियात और उसूल तदरीस और बाल मान शास्त्र वगैरह इस तरह से ये अलग अलग आता है नाम। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले हम तारीफ तरक्की की तारीफ देखेंगे बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट के मीनिंग। पीबी हरलॉक के मुताबिक यानी कि जब बच्चे की पैदाइश से पहले की हालत से लेकर उन फवान शबाब की हालत तक किसी शख्स में होने वाली तब्दीली किस तरह से होती है, इसका साइंसी तौर पर मुताला करने वाली साइंस को बच्चों की तरक्की की साइंस कहा जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बच्चों की तरक्की की साइंस को इस तरह से कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के पहले की हालत से लेकर उन फवान शबाब की हालत तक। अब उन फवान शबाब की जो हालत है वो एडोलिसेंस, हाँ, तो उसको एडोलिसेंस कहा जाएगा, जो कि 6 से 12 साल तक होती है। तो बिफोर बर्थ टू एडोलिसेंस तक की बात यहाँ पर हो रही है उस तरफ से। सरोजनी सावर्टीन के मुताबिक जब बच्चे की तरक्की यानी दिल से उन फवाने शबाब तक मतलब एडल्टहुड तक जो है, तो बच्चे की होने वाली नशोनुमा और तरक्की का आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली जब मुताल्ला करने वाले शोबे का नाम है ये, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। और एरिक एरिक्सन के मुताबिक जब अगर छोटे बच्चों को माँ बाप या उस जैसे शख्स से भरोसा हासिल होता है तो बच्चों की तरक्की बेनुक्स और सेहतमंद होती है। लेकिन अगर उस दुनिया से माँ बाप के प्यार महरूम हो जाए अगर, तो शख्सियत उसकी शख्सियत में बहुत सारे दुश्वारी और मसाइल पैदा हो जाते हैं, मेरे कैरेक्शन के मुताबिक। यानी कि वो कह रहे हैं कि भरोसा जब हासिल होता है पेरेंट्स से, तो वो बेनुक्स होती है और हेल्दी होती है। लेकिन माँ बाप के प्यार से महरूम हो जाए तो उसकी शख्सियत में बहुत सारी दुश्वारी और मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चों की तरक्की के उसूल हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तरक्की की नौयत क्या होती है? तो कुदरत के कानून के मुताबिक जो पैदा हुआ उसे एक ना एक दिन मरना है। कुरान मजीद का फरमान है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसमें किसी को शक नहीं है। हर जानदार से मुतालिक ये कहा जाता है कि मजमूई तौर पर उसके जिंदा रहने की एक मियाद अलग अलग हो सकती है। लाइफ स्पैन इंसान से ताल्लुक मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने बताने की कोशिश की है कि इंसान की तरक्की किस तरह से होती है। हर एक की अपनी अलग अलग राय है। माहिर नफ्सियात ने एक उम्र के लिहाज से तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल या मदारिज तय किए। तरक्की का अमल बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है और तरक्की का अमल मुसलसिल जारी रहने वाला कंटिन्यूअस होता है। तरक्की का मुशाहिदा बारीक बीनी से करना चाहिए। तो देखिए, बच्चे की जो तरक्की होती है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, जहनी मेंटल, दिमागी तरक्की, अखलाकी तरक्की, जुबानदानी की तरक्की, समाजी तरक्की, जज्बाती तरक्की, इन सब में होता है। तो तरक्की के अमल में मज़कूरा बाला खाके के मुताबिक जिस्मानी तरक्की, दिमागी तरक्की, जहनी तरक्की, जज्बाती तरक्की, समाजी, अखलाकी और जबानदानी की तरक्की, ये सबका मजमुआ ही बच्चे की हमा जहत तरक्की होती है। तरक्की के अमल का एक जुज नशोनुमा भी होता है। मतलब यानी कि डेवलपमेंट हो गया तरक्की, और ग्रोथ नशोनुमा। नशोनुमा और तरक्की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों लफ्जों को अगर हम आमतौर पर एक ही मायने में अगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नशोनुमा और तरक्की में फर्क होता है। बच्चे की उम्र के 18वें साल तक उस पर जो कोई अच्छे बुरे अतवार मुरतब होते हैं, उस तरक्की को एक राह सिमत मिलती है। और तरक्की में कबल अज पैदाइश और बाद अज पैदाइश की तरक्की को शामिल किया जाता है। पैदाइश से पहले की और पैदाइश की बाद की तरक्की। तरक्की विरसा और हालात के एतबार से होती है, इसलिए तालीम, दर्स और तदरीस के अमल का बच्चों की तरक्की पर असरअंदाज होता है। उससे तरक्की को एक नई सिमत मिलती है। उससे नशोनुमा क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि शख्सियत में मौजूद पैमाइश की सूरत में नापी जाने वाली तब्दीली होती है। यानी जिस्मानी साख्त, स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर और शक्ल सूरत में होने वाली बढ़ोतरी। मुख्तसरन वजन होता है, ऊंचाई होती है, हाइट, वेट, हैयत में होने वाली तब्दीली जिसे नापा जा सके, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? ग्रोथ, नशोनुमा। ग्रोथ ये लफ्ज जिस्मानी बढ़ोतरी से ताल्लुक में इस्तेमाल होता है। नशोनुमा क्या होता है? मखसूस उम्र तक होती है। इसका मतलब ये है कि नशोनुमा की एक हद होती है, उसके बाद नशोनुमा रुक जाती है, उसके बाद तनजुल शुरू होता है।
जिस जैसे दिल की साख्त में इजाफा होता है, वजन बढ़ता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, उजलात वगैरह में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आदमी की तोंद निकलना, पेट मतलब निकलना और जिस्म बेढब हो जाने को नशोनुमा नहीं कहते। कि कोई आदमी है या कोई शख्स का पेट बाहर आ गया तो उसको कहा कि अरे मतलब ग्रोथ हो गई इसकी, तो वैसा नहीं है। हाँ, जिसमें बेढब हो जाने को ये नशोनुमा नहीं। नशोनुमा में विरासत का जिक्र ज्यादा असर होता है, हेरेडिटी का। और उस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि जिस्मानी आज़ा के साख्त में, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें नजर आने वाली काबिल पैमाइश तब्दीली यानी नशोनुमा होती है। अब तरक्की के बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट। तो तरक्की यानी खूबियों में होने वाली तब्दीली होती है, एबिलिटीज में। तरक्की हर एक इंतहाई बारीक बीन अमल होने के बावजूद हकीकत पर मबनी है और शख्सियत पर से जुड़ा हुआ है। तरक्की ही में नशोनुमा का अमल शामिल होने की वजह से तरक्की में जिस्मानी और जहनी तब्दीली भी शामिल होती है, मेंटल मेंटल और फिजिकल। और शख्सियत की विरासत और अतराफ के माहौल के बैनुल अमल के जरिए तरक्की होती रहती है। तरक्की नशोनुमा के मुकाबले में एक जामे तस्वुर है, बड़ा तस्वुर है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तरक्की में खास तौर पर खूबियों में होने वाली तब्दीलियों को जाहिर करता है। तरक्की नशोनुमा की किसी तरह किसी पैमाइश में नापी नहीं जा सकती। इसकी तब्दीली को महसूस किया जा सकता है, जो चेंज होगा उसको महसूस कर सकते हैं। तरक्की का, डेवलपमेंट का, उसको कितना डेवलपमेंट हुआ, 1 किलो 2 किलो ऐसा नहीं नापा जा सकता। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि तरक्की की सूरत में होने वाले तब्दीली को महसूस किया जा सकता है। उसके बाद गैसिलियस के मुताबिक जब सिर्फ तब्दीली होना ही तरक्की नहीं होता, बल्कि नई सलाहियतें खूबियां शामिल होकर शख्सियत में जो तब्दीलियां होती है उसे तरक्की कहते हैं। अब देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस, बच्चों की तरक्की के मराहल। तो इसके मुख्तलिफ मराहल है। कबल अज पैदाइश की हालत, बाद अज पैदाइश की हालत। कबल अज पैदाइश हालत हमल से पैदाइश तक है, और बाद अज पैदाइश की हालत की 1 2 3 4 5 6 7 तक रखा हुआ है। अब इन हालतों से मुतालिक माहिर नफ्सियात के दरमियान इख्तिलाफ है। उसी तरह अलग अलग नफ्सियात ने अलग अलग राय पेश की है। उसी तरह माहौल और उसकी हालत के लिहाज से मुख्तलिफ हालतों में भी फर्क नजर आता है। इसलिए मज़कूरा बाला हालतें हर मौके के लिहाज से सही हो, ये जरूरी नहीं होता। अब हम पहले देखते हैं कि कब्ल अज पैदाइश जो है, और ये उसके क्या है, उसके स्टेजेस रखे हुए 7। तो पहले हम देखते हैं कब्ल अज पैदाइश की हालत। तो डॉक्टर एर्नेस्ट जॉन्स ने तरक्की से मुतालिक कबल अज पैदाइश और बाद अज पैदाइश, इन हालतों में दर्जा बंदी की है। माँ के पेट में 9 महीने और 9 दिन तक बच्चे की तरक्की होती रहती है। इसमें माँ की जिस्मानी हालत, मुतवाजिन ग़िज़ा, अतराफ का माहौल वगैरह बच्चे की तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। माँ का हमल करार पाने से बच्चे की पैदाइश की हालत को कबल अज पैदाइश कहा जाता है, पैदाइशी हालत। और बच्चे की जिंदगी एक खलिए से होती है, और ये खलिया 2 क्रोमोसोम के मिलाप से बनता है। अब बाद अज पैदाइश की हालत को देखते हैं, तो इसमें बच्चे की पैदाइश के बाद की मुख्तलिफ हालतों का शुमार होता है। जिसमें देखिए, पहले में है कि नौ मौलूद हालत। पैदाइश से 1 महीने की मियाद को नौ मौलूद कहा जाता है। पैदाइश के बाद माँ बच्चे से अलग हो जाता है, बच्चा माँ से, और सांस लेना, दौरान खून हाजमा वगैरह के मुकाबले में वो आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट। और बच्चे के सरे हैयत उसके धड़ से बड़ी हो जाती है। सर जो है तो जिस्म से बड़ा हो जाता है धड़ से। उस वक्त में तरक्की की सिमत क्या है? सर से पैर तक तरक्की होती रहती है, जैसे सबसे पहले सर का, बाद में धड़, और उसके बाद में हाथ और पैर वगैरह की तरक्की। हाँ, सेफेलोकॉडल इसको कहा जाएगा, सर से पैर तक, हेड टू टो। हाँ चले। तरक्की की सिमत में मजमूई चीज से बारीक बारीक बातों की तरफ होती है। जैसे कि बच्चा पहले किस जानवर या चीज की तरफ देखता है, उसके बाद उसके आज़ा की तरफ देखता है। उसका मतलब ये है कि पहले वो किसी घोड़े को मजमूई तौर पर देखता है, एक साथ मतलब। फिर उसके बाद उसके हाथ पैर मुंह वगैरह के आज़ा को देखता है। मतलब सिर्फ हाथी देख लिया या फिर घोड़ा, तो वो उसके पैर या फिर उसके मतलब किस तरह से है, खुर कैसा है, वो ऐसा नहीं देखेंगे डायरेक्टली। उसको एक घोड़ा मजमूई एक साथ में देखेंगे। बाद में वो
उसके हाथ पैर और मुंह की तरफ में तवज्जो करेंगे। गैर कफिल से खुद कफिल की जानिब गामजन होना और उसके बाद दोबारा गैर कफिल बन जाना, ये क्या होता है? गैर कफिल, हाँ मतलब जो दूसरों पे खुद कफिल होना यानी खुद पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और गैर कफिल दूसरों पे डिपेंड। तो दूसरों पे डिपेंड से वो खुद कफिल की जानिब होता है और दोबारा फिर गैर कफिल भी बन जाता है। मतलब जैसा बुजुर्ग जब होते हैं तो फिर वो फिर दूसरों की जरूरत पड़ेगी ऐसे। हाँ, जैसे कि छोटा बच्चा पहले गैर कफिल होता है, उसके बाद खुद कफिल बन जाता है और ज़ईफ़ी में दोबारा गैर कफिल। अमल तरक्की के उसूल और खसूसियात, तो मुख्तलिफ तजुर्बात के जरिए बच्चे की तरक्की होती रहती है। अलग अलग वेरियस एक्सपीरियंस के बेस पर प्रोग्रेस होता है। तरक्की मजमूई सूरत में होती है, तरक्की तरतीबवार होती है। हर एक के तरक्की की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। हालत तरक्की के मेयार से ताल्लुक मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात में इख्तलाफ नजर आता है। तरक्की की एक हालत कब खत्म होगी और दूसरी कतई तौर पर कब शुरू होगी, इस बात का कतई तयन नहीं किया जा सकता, ये तय नहीं किया जा सकता है। तरक्की की रफ्तार क्या है? मुसलसिल जारी रहने वाला एक अमल है, कंटिन्यूअस है मतलब प्रोसेस। और उसके बाद तरक्की की रफ्तार या हर मरहला ये हालत में एक जैसी नहीं होती। तरक्की का दारोमदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, मरबूत होता है, जैसे कि जिस्मानी, जहनी और जज्बाती। पीसीएससी का जो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, शीर ख्वार हालत मतलब दूध पीने, शीर ख्वार हालत और 1 महीने से 6 साल तक की। तो नौमौलूद हालत के बाद 1 महीने के बाद ये हालत शुरू होती है, इन्फेंसी यानी कि, और 6 साल तक रहती है। इस हालत में कब्ल अज शीर ख्वार हालत में 1 से 2 साल के बाद शीर ख्वार हालत यानी बचपन 3 से 6 साल तक होती है। कब्ल अज शीर ख्वार हालत वो 1 से 2 वो इन्फेंसी हो गई। और 1 से 6 साल तक की जो है तो उसमें थोड़ा सा मिक्स है, अर्ली चाइल्डहुड भी है। तो इसमें बच्चे की कब्ल अज तहतानवी तालीम मुकम्मल होती है। तहतानवी जैसे कि एक प्राइमरी होता है, फिर तहतानवी, सानवी, ऐसे अलग अलग तालीम के मरहले। तो कब्ल अज शीरख्वार हालत में बच्चा मुकम्मल तौर पर गैर कबील होता है, यानी खुद गर्ज होते हैं। सब कुछ मेरे लिए है, इस तरह का उनका बर्ताव होता है। घर में 4 बच्चे जमा हो, दूसरों ने कुछ किया तो बच्चे को भी वही चीज लगेगी। खुद की वो खिलौने जिससे वो कभी खेलता नहीं, लेकिन दूसरा लेने पर उसे खेलना चाहता है। हर कोई सिर्फ उन्हें प्यार करे ऐसी उनकी तवक्को होती है। उनकी जहनी कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है। अपने जज्बात का इजहार वो अपने जिस्मानी हरकत के जरिए करते, जैसे खुशी में हंसना, तालियां बजाना, गुस्सा आने पर चीजें फेंकना वगैरह अमल करते। 4 साल के बाद ये बच्चे अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं। इसमें गुड़ियों का खेल, एक जगह जमा होकर घर घर का खेल, रेलगाड़ी का वगैरह खेल होते हैं। इस तरह इनकी समाजी तरक्की होती है, सोशल डेवलपमेंट। इस उम्र के बच्चे इंतहाई मासूम होते हैं। उनके मुख्तलिफ जहनी कुव्वतों का फरोग बड़ी तेजी से होता है और घर, समाज और पड़ोसियों की नकल करके वो जुबानदानी से वाकिफ होते हैं, लैंग्वेज से। बाद अज शीरख्वार हालत में बच्चों की जुबानदानी में बहुत ज्यादा तरक्की होती है और वो मुख्तलिफ बातों से वाकिफ होते हैं। इस हालत में उनकी जिस्मानी तरक्की भी तेजी से होती है। और कब्ल अज शीरख्वार हालत वाला गैर कफिल बच्चा शीरख्वार हालत में आहिस्ता आहिस्ता खुद के काम खुद करने लगता है। अब देखते हैं तालीमी अहमियत के बारे में। तो कब्ल अज शीरख्वार हालत में बच्चा खानदान वालों की नकल करके मुख्तलिफ जुबानें, बातें सीखता है, बोलना सीखता है। जैसे शुरू शुरू में मामा, नाना, बाबा, दादा वगैरह आवाज सीखता है। दीवार या किसी के सहारे से चलने लगता है, मुख्तलिफ खिलौनों से खेलने लगता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे पहले गैर कफिल होता है, सिर्फ खानदान वाले इसका स्कूल होता है। माँ बाप और खानदान के अलावा दीगर अफराद इसके उस्ताद होते हैं। और इस उम्र में बच्चा एक मानी में कीचड़ का एक गोला होता है। आप उसे जिस शक्ल, मतलब मड होता है, मड क्ले टाइप, कि आप उसको जिस शक्ल में ढालेंगे वो उसी में ढल जाएगा। इसलिए खानदान वालों के जरिए उसे अच्छे अतवार मिलना जरूरी है। उसके बाद में है बाद शिरख्वार हालत या बचपन की हालत में बच्चा चलना, बोलना, मुख्तलिफ खेल खेलना, हम उम्र बच्चों में रहना पसंद करता है और उसी उम्र में वो कब्ल अज तहतानवी तालीम हासिल करता है। बच्चा बालवाड़ी, नर्सरी, आंगनवाड़ी, यूकेजी, एलकेजी में दाखिल होता है। इस वक्त बच्चे की जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तरक्की होती रहती है। इस उम्र में उसे ज्यादा देर तक स्कूल में बिठाना नहीं चाहिए क्योंकि वो जल्दी थक जाता है। इस उम्र में बच्चे को गैर रस्मी तालीम अगर दी जाए तो परेड, जो परेड वगैरह होते हैं छोटे छोटे हो, इस पीरियड्स जो है तो छोटे छोटे हो। और इस उम्र की तालीम में उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खेल खिलाए, बड़ बड़ गीत,
महल गीत वगैरह सिखाना जरूरी है। इस उम्र के बच्चों में खेल से ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसलिए उन्हें दीगर तालीम के लिए ज्यादा सख्ती ना करें। तो इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा जुस्तजू पसंद करते हैं। वो हर वक्त सवालात करते रहते हैं, जिज्ञासी होते हैं, जिज्ञासु और क्यूरियोसिटी होती है उनकी। उनके सवालों के जवाब इत्मीनान बख्श देना है। इस उम्र में बच्चों को अच्छी आदतें डालना है, क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ डायरेक्ट होता है उन पर। अब देखते हैं लड़क पर, मतलब कब्ल अज उनफान शबाब। तो अर्ली चाइल्डहुड इसको कह सकते हैं, 6 से 12 साल। मिडिल चाइल्डहुड कह ले, 6 से 12 में मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद अडल्टहुड। हाँ। तो इस उम्र के बच्चे तहतानी जमातों में सीखते हैं। इस हालत को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है: इब्तदाई लड़कपन जो जिसके 6 से 9 साल है, और लड़कपन 9 से 12। मतलब अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। हाँ, ये मिक्स। ट्राई को देखते हो अरी और लड़कपन को देखते हो इधर। हाँ, बराबर। उसके बाद इस उम्र के बच्चों को खेलों में ज्यादा दिलचस्पी होती है, और खेल में इस कदर गर्क हो जाते हैं कि उसके थकन का भी एहसास नहीं होता। इस उम्र में दौड़ना, लिखना, पढ़ना, तस्वुर करना, शनाख्त करना वगैरह अमल सरजद होते हैं। दिमागी तरक्की तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होती है, इसलिए बहुत सारे दिमागी काम वो करता है। इस तरह उनके दिमागी तरक्की में इजाफा होता जाता है। जब तालीम जमाना जमात अव्वल का हफ्तुम यानी तहतानवी तालीम जिस्मानी तरक्की पर गौर करे, तो पता चलता है कि बच्चों की ऊंचाई, वजन भी बढ़ता है। दूध के दांत गिरकर जो है तो पक्के दांत आ जाते हैं। दिल की भी तेजी से तरक्की होती है। मुसलसिल खेलता है, कलाबाजी करता है, लटकना, दरख्तों पर चढ़ना वगैरह काम बच्चे मुसलसिल करते रहते हैं। सांस लेना और दौरान खून और हाजमा वगैरह कामों में निजाम में बेहतरी भी आ जाती है। इसलिए इसी तरह जिस्मानी तरक्की भी होती रहती है। और इस उम्र के बच्चों में अलग अलग ग्रुप तैयार होते हैं, जैसे कि जिससे समाजी और जज्बाती तरक्की हो। पहले पहल घर और स्कूल में ज्यादा वो रब्त नहीं रहता, जुड़ा हुआ मुंसलिक नहीं रहता, लेकिन खुद एतमादी में इजाफा होने की वजह से बच्चों का दिल स्कूल में नहीं लगता। और इस उम्र के बच्चों में जात, मजहब और अमीर गरीब, ऊंचा नीचा इस तरह का भेदभाव नहीं पाया जाता। इस उम्र के बच्चों के दिमाग की तरक्की 85% मुकम्मल हो जाती है, इसलिए जहनी तरक्की तेजी से होती है। याद करना, फहम, इदराक, मुशाहिदा, कुव्वत फिक्र वगैरह जहनी अमल की तरक्की अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाती है। और इस उम्र के बच्चों की जज्बाती तरक्की भी अच्छी तरह होती है। ताउन, ईमानदारी, अखलाक वगैरह के जरिए वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। उनमें समझदारी पैदा हो जाती है। कहानियां, सीरियल, फिल्मों, वाक़यात वगैरह से दिलचस्पी बढ़ती है। वो कदरे जज्बाती हो जाते हैं। तालीम अहमियत की अगर बात करें, तो इस उम्र में जिस्मानी तरक्की होती है, इसलिए कबल तहतानवी तालीम से मुताल्लिक़ किस्म की तालीम देने की जरूरत होती है। तालीम की इज्तिमाइयत में इजाफा होता है। उस उम्र के बच्चे अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, इसलिए उनमें पोशीदा छुपी हुई अच्छी आदतों के फरोग की तरफ तवज्जो देना चाहिए, जैसे कि मुख्तलिफ मुकाबलों के जरिए पोशीदा फन के इजहार का मौका फराहम करना चाहिए। इस उम्र के तलबा में पढ़ना, लिखना, सुनना और इन जुबानदानी की महारतों, सलाहियतों की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है। इस उम्र के बच्चों के लिए मौलिम का किरदार मिसाली होता है, इसलिए वो उसकी नकल करते हैं। इसलिए मौलिम को चाहिए कि तलबा के रूबरू अच्छे अमल करके मिसाली किरदार को पेश करें। इस उम्र के बच्चों की तदरीस में अमल मरकूज अमल पर जोर दिया जाए, जैसे कि उनके जरिए तजुर्बा करवाए। तदरीस में अमल पर मरकूज ताउन हासिल करे, लिखने की तरफ तवज्जो दे, तालीमी वसाइल का मौसर इस्तेमाल करवाए। तलबा की ख्वाहिशात, उम्मीदें, पसंद, जहनी कैफियत वगैरह को मद्देनजर रखकर तदरीस का अमल करे। अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए तलबा को मेयारी किताबें मुहैया करवाएं। अब देखते हैं एडोलिसेंस, उनफान शबाब, जो कि 12 से 18 साल है। इस हालत को सने बलोगत भी कहा जाता है। लड़कपन और बालिग होने के दरमियानी हालत को उनफान शबाब है, और इस उम्र में जिसमें नुमाया तब्दीलियां भी होती है और बच्चे जहनी तौर पर तजब्जुब का भी शिकार होते हैं। इसी उम्र में बेकरारी पैदा होती है, और वो उम्र में जिस बच्चे की जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, जहनी तरक्की तेजी से होती है, जिस पर उनके बर्ताव में बेकरारी होती है, जज्बात, ख्यालात में उतार चढ़ाव आता है, शमूलियत का मामला मुश्किल होता है। इसलिए इस हालत को जहनी तूफान और जज्बाती तनाव का जमाना भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चा छठी या 12वीं जमात में दाखिल होता है, और इस उम्र में जिस्मानी तरक्की तेजी से होती है। इस उम्र में बच्चे बालिग होते हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियों में जिस्मानी तब्दीलियां रोनुमा होती है, और इस उम्र में बच्चों की आवाज, ऊंचाई, वजन में भी तब्दीली आती है। जहनी तरक्की में एहसास, फहम, याददाश्त, तसव्वुर
और तवज्जो, दिलचस्पी वगैरह जहनी अमल में इजाफा होता है। मुजर्रिद और गैर मुजर्रिद में वो फर्क करता है। और इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार की तलाश में होते हैं। खुद खुद जो है तो दूसरों से नुमाया नजर आने की कोशिश करते हैं। अपनी उम्र के बच्चों से नसीहत सुनना पसंद नहीं करते। बालिगों की तरह हमें भी आज़ादी मिले इस बात की ख्वाहिशमंद होते हैं। जज्बाती तरक्की में ठहराव नहीं होता। इस उम्र के बच्चे मुतनज्जिल और जज्बाती जिंदगी गुजारते हैं। और इस तरह उनका बर्ताव यकरुखी बन जाता है, एक दिशाई। और इनमें चिड़चिड़ेपन की आदत होती है, किसी का गुस्सा किसी पर उतारते हैं। इनमें बाज का मिजाज डरपोक हो जाता है, किसी का हसास बन जाता है। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता। इसलिए ये बच्चे मुसलसल परेशान नजर आते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने पसंद वाले दिलचस्पी और अपने जैसे बच्चों से दोस्ती करते हैं। उस तरह उनकी समाजी तरक्की होती रहती है और अपने पसंदीदा शख्सियत के गुरवीदा और तकलीदकार बन जाते हैं। और उसी उम्र में अपनी जिंदगी से ज्यादा किसी से मोहब्बत करना उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उसी उसी से मतलब आशिक से बनते हैं। और हम उम्र बच्चे की राय से ही वो मुत्तफिक होते हैं। मतलब हम उम्र, और जो बड़े हैं तो उनको बोलते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से। तालीमी अहमियत अगर देखें तो उस उम्र में बच्चों का बर्ताव मुतनज्जिल होता है, सोचो फिक्र में ठहराव नहीं होता। इसलिए असातिज़ा और सरपरस्तों को चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है बच्चों को समझाना है। और जिस्मानी तब्दीलियां नुमाया और बड़े पैमाने पे होती है, इसलिए उस उम्र के बच्चों में एहसास कमतरी और तजब्जुब का शिकार होने का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए असातिज़ा और सरपरस्तों को चाहिए कि बच्चों को समझाए कि तब्दीलियां कुदरती है। इस उम्र के बच्चे जज्बाती जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि वो अक्सर परेशान नजर आते हैं। बाज बच्चे डरपोक और हिस्सास मिजाज के बन जाते हैं। और उन बच्चों के जज्बाती मुकाबला आरई को कम करने की कोशिश करना चाहिए। मुख्तलिफ जहनी अमल और इस उम्र में अच्छी तरक्की पाते हैं। इसलिए असातिज़ा को महारत के साथ उसके मुफीद इस्तेमाल पर गौर करना चाहिए। इस उम्र के बच्चों के मसाइल को असातिज़ा और सरपरस्त मिलकर दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस उम्र के बच्चों पर गैर जरूरी दबाव नहीं डालना है। नफ्सी ख्वाहिशात को फन खेल के जरिए दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए। और इस तरह उन्हें गलत राह से भी बचाया जा सकता है। और अच्छे काम करने पर उनकी तारीफ और तौसीफ करना चाहिए। इस उम्र के बच्चों को मसरूफ रखने के लिए सैर व तफरी, मुकाबले, तकरीबात का इनेकाद कर सकते हैं। और उन बच्चों पर अपनी राय लादी ना जाए, बल्कि जमहूरी तरीका अपनाया जाए कि जिसकी ज्यादा राय रहेंगी उसका फैसला वैसे। और शख्सियत साजी के लिए उनके अतराफ अच्छा माहौल पैदा किया जाना चाहिए। उन बच्चों में अगर एक किस्म की ताकत होती है, इस ताकत को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। उन बच्चों से मुतालिक कोई भी फैसला लेने से कबल असातिज़ा सरपरस्तों को चाहिए कि पहले बच्चों को एतमाद में ले। अब देखते हैं तरक्की की किस्में, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मरबूत जुड़ा हुआ मुख्तलिफ किस्म की तरक्कियाँ होती है जो किसी शख्सियत साजी में अहम रोल अदा करती है। ये अल्फाज दीगर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और इसी तरह तरक्की भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब हम मुख्तलिफ सुर्खियों के तहत इन तरक्कियों को समझने की कोशिश करेंगे जो मजमूई तौर पर बच्चे की तरक्की में मुआविन होती है। झैल के मुताबिक इस किस्म की तरक्कियों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले जिस्मानी तरक्की। ये तरक्की किसी के जिस्मानी पहलुओं से मरबूत होती है, नहीं जुड़ी हुई। जैसे कि ऊंचाई, वजन, ये मकदारी तब्दीली होता है, मेजरमेंट वाला, जिसका ताल्लुक जिस्म से होता है। और आमतौर पर जिस्मानी तरक्की सर से पैर तक होती है। जाती तरक्की क्या होती है? इनफरादी, के तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनमें तरक्की भी मुख्तलिफ तरीकों से होती है। जाती तरक्की में ये जाहिर किया जा सकता है कि किसी फर्द की शख्सियत किस तरह तब्दील होती है। अब इदराक की तरक्की मतलब सोचने, वजह बनाने और तज्जिया एनालिसिस करने की सलाहियत को इदराक या मुआरिफत कहते हैं, जानना। और इन सलाहियतों की तरक्की को इदराक की तरक्की कहा जाता है। समाजी तरक्की अगर देखें, सोशल डेवलपमेंट, तो खानदान, स्कूल और समाज ही पर मुश्तमिल बच्चे की समाजी जिंदगी होती है। और इन इदारों में बच्चे का अहम रोल होता है। बच्चे की तरक्की में इदारे बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। समाजी तरक्की की बुनियाद में ये बात शामिल होनी है कि बच्चा अपनी शख्सियत साजी में समाजी पहलुओं को किस तरह तरक्की देता है। जज्बाती तरक्की को भी समाजी तरक्की ही समझा जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक समाजी जिंदगी से होता है। अखलाकी तरक्की की अगर बात करें तो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में बहुत सारे तनाजात का शिकार होते हैं और उन्हें हल करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमने उन तनाजात को किस तरह से हल किया, हमने अपने फेल और फैसले से किस कदर इंसाफ किया, हमारे फैसले किस हद तक किया, अखलाकी गैर अखलाकी थे। तो इस तरह के तनाजात को हल करने के लिए मुताले को अखलाकी तरक्की किया जाता है, कहा जा सकता है। यानी किसी ने कुछ
बात हुई कुछ हुआ तो उसको डांट डपट की, कुछ हुआ तो अखलाकी गैर अखलाकी, इस तरह से, हाँ, इस तरह से तो तनाजात अगर हो गए, बहस हो गई, तो मारपीट पर कोई आ गया, किसी ने उसको समझाने की कोशिश की, तो ये चीजों के बाद अखलाकी तरक्की। उसके बाद तरक्की और आमोदिश, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तरक्की और आमोदिश के ताल्लुक को समझना बहुत अहमियत का हामिल है। इससे मुतालिक बहुत सारे नजरियात थे। बात का ख्याल ये होता है कि आमोदिश की वजह से, आमोदिश मतलब सीखना, उसकी वजह से तरक्की होती है, जबकि प्याजे का यह मानना है कि तरक्की की वजह से आमोदिश होती है, डेवलपमेंट की वजह से वो सीखता है। बच्चे की तरक्की के लिहाज से तय किया जाता है कि बच्चे किस सतह से उसे क्या सिखाया जाए। इसलिए एक मखसूस दर्जे के लिए एक निसाब तरतीब किया जाता है। निसाब पढ़ाते वक्त ये तय किया जाता है कि कौन सी मालूमात और किस तरह की मशक़ी सरगर्मियाँ ली जाए कि बच्चे आसानी से सीख जाए। मालूमात के तरक्याती तवातिर की वजह से असातिज़ और सरपरस्त उस बात से वाकिफ हुए हैं कि उनका बच्चा किस हद तक सीखा है, क्योंकि तरक्याती या तरक्याती अहाता जो होता है, इदराकी मुतासिर कन और नफ्सियात पर मबनी मालूमात और रवैये और महारतों के तौर पर जिनकी तफहीम की जा सकती है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, मरबूत होता है, और वो एक इहाते से दूसरे में तब्दील होता है और मुतासिर करता है। इसलिए आमोदिश, सीखना अमल तरक्की से मुतासिर होता है। अगर कोई बच्चा तरक्याती चैलेंजेस से मुतासिर हुआ तो उसका रास्त असर डायरेक्ट उसके हुसूल आमोदिश, हुसूल मतलब सीखने पर, के अख्ज करने पर, तो अख्ज करने पर होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा जल्दी से चलना सीख ले तो अपने अतराफ अखनाफ की सारी बातों से वाकिफ हो जाता है। वो अपने साबिका तजुर्बात की बुनियाद पर मुख्तलिफ समाजी अवामिल से राब्ता कायम करके ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर लेता है। प्रियर नॉलेज से लिंक करना प्याजे के मुताबिक। इसलिए असातिज़ा के लिए जरूरी है कि तरक्की और आमोदिश में मुनासिब रब्त रखे। इस तरह आमोदिश कार यानी बच्चा हर सियाक व असबाक के लिहाज से मानूयत पैदा करता है। इस तरह के रवाब की वजह से बच्चों की जरूरियात और सलाहियतों के लिहाज से तरक्की के दायरे में इजाफा किया जा सकता है। इस बात को मजीद वाज़ेह करें तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह के रवाब से आमोदिश की तरक्की और मालूमात की महारतों में इजाफा होता है। यहाँ ये बात हमें अहमियत की हामिल है कि अलग अलग तहजीबों की वजह से बच्चे सीखने में भी अलग अलग फन होता है। कोई जो है तो चलना लेट सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है। तो ये चीज हो सकती है प्याजे के हिसाब से भी। और ये सही है, असर्शन और रीजनिंग और ट्रू और फॉल्स में भी आता है कि जो बच्चों में आमोजिश की तरक्की और डेवलपमेंट का विकास का स्तर अलग अलग तरीके से हो सकता है, मतलब एक जैसा नहीं होता सबका। तो ये भी याद रखना है। हाँ, बच्चों में तरक्की की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनकी आमोजिश भी एक खास ताल्लुक होता है। आमोजिश और तरक्की दोनों क्या है कि अलग अलग जमरों में एक दूसरे से मरबूत मतलब जुड़ी हुई होती है। आमोजिश और तरक्की, ये वाला, तरक्की और आमोजिश में शख्सी इनफरादियत अहम रोल अदा करती है। मतलब शख्सी इनफरादियत यानी पर्सनैलिटी और उसके तरह के फर्क को तलाश करे तो बच्चों के सीखने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। तमाम माहिर नफ्सियत इस बात पर मुत्तफिक है कि बच्चे की इब्तदाई तरक्की ही उसकी आमोदिश और आइंदा तरक्की में अहम रोल अदा करती है। इस उम्र में बच्चे जो तजुर्बात हासिल करते हैं वो ही उसके आइंदा जिंदगी में गहरे असरात मुरतब करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म नर्सरी इब्तदाई जमात में बहुत ज्यादा शर्मीला है, लेकिन हमजोलियों के साथ में हासिल करता तजुर्बात में वजह से इसमें खुद एतमादी पैदा होती है। ये सवाल हमेशा आता है तकरीबन, कि कोई बच्चा अगर शर्मिला है तो वह हमजोलियों के साथ तजुर्बात हासिल करने में कैसा है, तो उसमें खुद एतमादी पैदा होती है। इस तरह हमजोलियों की मदद से इसमें बेहतर तरक्की होती है। इस बात का भी इल्म है कि आमोजिश सिर्फ इनाम और तारीफ व तौसीफ पर ही खत्म नहीं होती। तहकीक से ये बात साबित हुई कि इनाम की वजह से होने वाली आमोजिश वक्ती और आर्जी होती है, टेम्पररी। इसलिए जितने भी रिवार्ड्स वगैरह है और एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स, तो ये भी सवाल आता है, तो ये नेगेटिव में लेना है इसको। आप बच्चों को रिवार्ड्स नहीं दे सकते। और उसी के साथ साथ अगर ग्रेडिंग भी दे रहे हैं आप रिवार्ड में, तो उसमें ब्लैक रिवार्ड नहीं दे सकते, ब्लैक रैंक या ब्लैक मेडल्स नहीं दे सकते। जैसे गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल, तो एक को खुश खुश करने के लिए सामने वाले ने कहा है कि चलो ये तो फेल हो ही रहा है, इसको ब्लैक मेडल दे दो, तो वो नहीं दे सकते।
बच्चों की आमोजिश में उनके अंदर खुद हौसला अफजाई का जज्बा पैदा करने की तरफ रागिब किया जाए। इस तरह से हासिल करदा आमोजिश बहुत देर तक कायम रह सकती है। तरक्की में खसूसियत इम्कानात या पेशन गोई की भी होती है, जिसकी वजह से हमें बच्चों की सलाहियतों को समझने में मदद मिलती है। इस तरह की सलाहियतों से बाखबर रहने की वजह से हमें ये सहूलत फराहम हुई है कि बच्चों की आमोजिश का अमल किस तरह से हो रहा है, और तस्हील का रास बात से भी वाकिफ होता है। रास बात मतलब क्या होता है? जो रास आती है बात ऐसी, रास तुम्हारी बात रास है मतलब पटने वाली बात है, कबूल। बच्चों में कौन कौन सी सलाहियतें पोशीदा है, वो इसको मद्देनजर रखकर अमल करता है। इससे बच्चे जो अपनी जरूरियात का एहसास असातिज़ा को दिलाते हैं, वो अपने आइंदा जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। आमोजिश पर समाज और मजाहिब के भी गहरे असरात मुरत्तिब होते हैं। तो ये भी सवाल आता है कि जो आमोजिश है, तो लर्निंग पर मतलब किसका असर होता है, इफेक्ट। तो समाज और मजहब, रिलीजन एंड सोशल का आता है पर, और खानदान का पस मंजर जिसमें समाजी हैसियत, माशी हालत भी शामिल होती है, बच्चे की तरक्की में अहम रोल अदा करती है। इस तरह से आमोजिश भी असरअंदाज होती है। राइट। असातिज़ा को चाहिए कि बच्चे की तरक्की और आमोजिश में तहजीब का रोल किस कदर अहम है, इस पर खुसूसी तवज्जो दे। ये भी इसका मतलब नहीं कि मुअल्लिम जो है तो तमाम तहजीबों का गहराई से मुताला करे, जो एक नामुमकिन बात है। लेकिन असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की तहजीब के मुताबिक अमल करे, अपने तजुर्बात पेश करने के मौके दे, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक आमोजिश को हासिल कर सके, जिसकी वजह से जमात हमा जहद ख्यालात का लेन देन होगा। इस मौके पर मुअल्लिम का रवैया मुस्बत होना चाहिए और हर तरह के नुक्ते नजर की तारीफ करना चाहिए। इस तरह जमात के हर फर्द की इज्जत अफजाई होगी और वो एक दूसरे का एहतराम करने लगेगी। बच्चे अपने तौर पर फाल होते हैं, ये सवाल आता है क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, सक्रिय फाल होना। एक्टिव होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव। तो ये पैसिव होते हैं, अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव जब पूछता है तो उसमें से सवाल आता है। बच्चे अपने माहौल से मुतासिर होकर आमोजिश करते हैं, ये भी सवाल आता है देखिए। किससे आमोजिश करते हैं? तो फ्रॉम सराउंडिंग, इन्वायरमेंट से। बच्चे मुशाहिदे के जरिए और बैनुल अमल के जरिए सीखते हैं। तो एक्सपीरियंस की बेस पर सीखते हैं, ये भी आता है। बैनुल अमल के जरिए सीखते हैं और इस तरह अपनी तरक्की में इजाफा करते हैं। इनके रोजमर्रा के तजुर्बात भी इसमें मददगार होते हैं। हयातियाती बलोगत, बलोगियत जो पुख्तगी और माहौल के दरमियान बैनुल अमल की वजह से तरक्की और आमोजिश में इजाफा होता है। तो किसकी वजह से इजाफा होता है तरक्की और आमोजिश में? इस सवाल का जवाब देना है तो क्या है? हयातियाती बलोगियत तो बायोलॉजिकल, और पुख्तगी, अभी इससे पहले जो 2024 में ही जनवरी का जो पेपर आया था, तो उसमें पूछा गया था जेंडर जो होता है, तो जेंडर मतलब जो होता है तो वो मतलब सोशल पर्सपेक्टिव में आ जाता है, और सेक्स जो है तो वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। तो इस तरह से इसके ऊपर हयातियाती जो बलोगियत है, तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में पुख्तगी और माहौल। तो बैनुल अमली से तरक्की और आमोजिश में ये अलग से इजाफा हो जाता है। हाँ, बैनुल अमल किस तरह से होते हैं? तो बायोलॉजिकल वो राइट था। हाँ, सोशल वाला गलत था, वो जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। बैनुल अमल किस तरह से होता है, इससे मुतालिक अलग अलग नजरियात होते हैं। इस बैनुल अमल का एक अहम ताल्लुक बच्चे की तबई और समाजी माहौल से होता है, कि कुदरती और सोशल माहौल से इस बैनुल अमल में खेल अहम रोल अदा करता है। इसी तरह खेल जज्बाती तरक्की और इदराकी तरक्की वगैरह में भी अहम रोल अदा करता है। जुबान दाने की भी तरक्की भी समाजी बैनुल अमल के जरिए से ही हासिल होती है, और बच्चे खेल खेल में अपने हमजोलियों से आज़ाद तौर पर पेश आते हैं और एक दूसरे से अपने अपनायत की वजह से बहुत सारी बातें सीखते हैं। खास तौर पर छोटे बच्चे खेल के जरिए बहुत ज्यादा सीखते हैं। जुबानदानी की तरक्की में खेल बहुत ज्यादा मुआविन होता है, और जुबानी तरक्की की वजह से लिखाई की तरक्की में भी ज्यादा फायदा होता है। और बच्चे खेल के जरिए अपने एहसास, जज्बात और ख्यालात का इजहार बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। तरक्की और आमोज के लिए एक अच्छे और महफूज माहौल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक अच्छा और महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी स्कूल, घर और समाज की होती है। तरक्की के उसूल हम देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि तरक्की के मुख्तलिफ उसूलों पर हम बहस करेंगे। तब्दीली का एक उसूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसान हर वक्त आगे की सोचता रहता है, उसी तरह फितरत या कुदरत और तरक्की में मुलविस दायरे कार भी वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। 5 साल का बच्चा 20 साल की उम्र पर होने पर इस तरह नहीं सोचता जैसे वो पहले था। कभी कभार इंसान ऐसा सोचता है, अगर उसका कुछ मेमोरी देख लो, अरे मैं इतना बेवकूफ था, इतना मतलब खुद के ऊपर ही उसको ऐसा लगता है कि अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ।
तो उस तरह से नहीं सोचता वो 5 साल का बच्चा 20 साल की उम्र पर। और वो शख्स हर लिहाज से तब्दील हो जाता है, जैसे कि जिस्मानी नशोनुमा, सोचने समझने की सलाहियत, पुख्तगी में फर्क आता है, उस शख्स में तरक्की का अमल उम्र के लिहाज से बदलता रहता है। ये तब्दीली का उसूल है। इब्तदाई तरक्की की अहमियत का उसूल क्या है कि आलमी तौर पर यह बात तस्लीम शुदा है कि इब्तदाई जमाने की तरक्की के बाद तरक्की के मामले में मुकाबले में ज्यादा अहमियत की हमें मिली। तो आकाए नामवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया कि जिसका मफहूम है कि बचपन में हासिल करदा इल्म पत्थर पर कुनिंदा करने के मुतरादिफ है, कि आप पत्थर पर जैसे लिखते हैं वैसे। तो इब्तदाई तरक्की में हासिल करदा तजुर्बात बच्चे की जो है तो नौजवानी में कारआमद साबित होते हैं, इसलिए अच्छे तजुर्बात अच्छी तरक्की की जामीन होती है। और बड़े या मनफी जो तजुर्बात से तरक्की पर बुरा असर होता है। सरपरस्तों को चाहिए कि प्यार और मोहब्बत और अच्छी निगहदाश्त के जरिए मुस्बत तजुर्बात बच्चों तक पहुंचाए। जिंदगी के इस मरहले में बच्चों पर पैदा होने वाली सलाहियतें जैसे कि दिमागी तरक्की, जुबानदानी की तरक्की वगैरह ज्यादा मौसर होती है। और सरपरस्तों की मोहब्बत और निगहदाश्त की वजह से ही बच्चे की दिमागी सेहत पर असर और इजाफा होता है, और बच्चा आइंदा जमाने में बर्ताव के मसाइल से दो चार नहीं होता। इम्कान पेशन गोई का उसूल हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। तो तरक्की के उसूल इम्कानी होते हैं। हम जानते हैं कि एक खास उम्र में बच्चा चलना बोलना वगैरह तो सीख लेता है। ये पेशन गोई बच्चे में बहुत सारी चीजें करने में मुआविन साबित होती है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि उसूल के मुताबिक हर बच्चा उसी के मुताबिक तरक्की करे, क्योंकि हर बच्चे में इंफरादियत होती है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उनकी तरक्की में समाजी और तहजीबी माहौल का भी असर होता है। विरासत और माहौल के माबैन बैनुल अमल एक उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिटेज एंड एनवायरमेंट। बच्चे की तरक्की का अमल ना तो मुकम्मल तौर पर विरासत पर मुनहसर होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर माहौल पर मबनी होता है। ये दोनों बच्चे की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। इन दोनों की मुदाफ़अत में बहुत सारी बहस की गई है, लेकिन ज्यादातर माहिर नफ्सियात का यह ख्याल है कि बच्चे की तरक्की में दोनों का अहम रोल होता है, जबकि विरासत का ताल्लुक तरक्की यानी खासतौर पर जिस्मानी तरक्की से होता है, और माहौल का मुकम्मल असर तरक्की के अमल यानी मेयार पर होता है। माहौल के असरात में खासतौर पर खानदान, हमजोलियों और समाज वगैरह का असर अंदाज होते हैं। तवक्कात का उसूल अगर हम देखें तो क्या है कि बच्चे की तरक्की के हर मरहले से चंद तवक्कात होते हैं, उम्मीदें। मिसाल के तौर पर जमाने तो फैलियत में बच्चे अपने जिस्मानी अफआल पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपने घर, स्कूल, हमजोली और समाज से हासिल करते तस्वुरात को एक दूसरे से मरबूत करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए बच्चों के तरक्की के राह में उनसे कुछ तवक्कात रखी जाती है। बलोगियत और आमोजिश के रब्त का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। हयातियाती नमो नशोनुमा तरक्की को बलोगत या पुख्तगी कहते हैं। हयातियाती तब्दीली की वजह से दिमागी आसाबी निज़ाम में तब्दीली होती है, जिसकी वजह से बच्चों में नई सलाहियतें पैदा होती है। तरक्की का अमल आसान से मुश्किल की तरफ होता है। कहाँ पर होता है, ये सवाल आता है। तरीके का अमल कैसे होता है, तो आसान से मुश्किल की तरफ। शुरू शुरू में बच्चे मखरून चीजों से सीखता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुजर्रिद सोचो फिक्र की जानिब राग़िब होता है। ये सब बातें बलोगियत की वजह से वकूफ पजीर होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी का अगर देखेंगे तो तरक्की के उसूल इम्कानी होते हैं। तरक्की के मतलब हम जानते हैं कि खास उम्र में बच्चा चलना बोलना तो सीख लेता है। ये पेशन गोई है बच्चे में बहुत ज्यादा सारी चीजें करने में मुआविन साबित होती है, मतलब मददगार। इसका ये मतलब नहीं कि उसूल के मुताबिक हर बच्चा उसी के मुताबिक तरक्की करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने अगर अभी कल एक वीडियो डाले थे कि एक डबल एम ए और पीएचडी की हुई एक लेडी है, वो लेकिन अभी चाय बेच रही है, उसकी एज बाहर हो गई सपोज। तो इसके बाद में ये नहीं बोल सकते कि बच्चा उसी उसूल के मुताबिक में एक्सेलेंट निकलेगा या फिर आगे चलकर वो माहिर अपने शोबे में होगा, क्योंकि हर बच्चे में इंफरादियत होती है और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और उनकी तरक्की में समाजी और तहजीब माहौल का भी असर पड़ता है। विरासत और माहौल के माबैन जो है तो बैनुल अमल एक उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। तो बच्चे की तरक्की का अमल ना तो मुकम्मल तौर पर विरासत पर मुनहसर होता है, ना ही मुकम्मल तौर पर माहौल पर। ये क्या है, इंटर डिपेंडेंट होता है। यह सवाल हमेशा आता है सीटेट में से। ये दोनों भी इंटर डिपेंडेंट है। ये दोनों बच्चे की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। दोनों की मुताबिकत में बहुत सारी बहस की गई, लेकिन ज्यादातर माहिर नफ्सियात का मानना है, ये ख्याल है कि बच्चे की तरक्की इन दोनों का अहम रोल है, जबकि विरासत का ताल्लुक खासकर तरक्की खास तौर पर जिस्मानी तरक्की से होता है। और माहौल का मुकम्मल असर तरक्की के अमल यानी मेयार पर होता है। माहौल के असरात में खास तौर पर खानदान, हमजोली और समाज वगैरह पर ज्यादा असर अंदाज होते हैं। तवक्कात का असूल क्या है कि तवक्कात मतलब जैसे बच्चे की तरक्की के हर मरहले में चंद तवक्कात शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर जमाने तो फैलियत में बच्चे अपने जिस्मानी अफाल पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपने घर, स्कूल, हमजोली और समाज से हासिल करते तस्वुरात को एक दूसरे से मरबूत करते हैं, इसलिए बच्चों की तरक्की के राह में उनसे कुछ तवक्कात रखी जाती है।
अब उसके बाद हम देखेंगे कि बलोगियत और आमोदिश के रब्त का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो बलोगियत और आमोदिश के रब्त का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैचुरेशन और लर्निंग में ये है कि हयातियाती नमू या नशोनुमा और तरक्की को बलोगत या पुख्तगी कहते हैं। हयातियाती तब्दीलियों की वजह से दिमाग और आसाबी निज़ाम में तब्दीलियां पैदा होती है, जिसकी वजह से बच्चों में नई सलाहियतें पैदा होती है। तरक्की का अमल आसान से मुश्किल की तरफ होता है। शुरू में बच्चे मखरून चीज़ों से सीखता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुजर्रिद और सोचो फिक्र की जानिब राग़िब होता है। ये सब बातें बलोगियत की वजह से वक़ूफ़ पजीर होती हैं। अब तसलसल का अमल उसूल देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन, कि तरक्की ये एक मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। बच्चा अपने तजुर्बात की बुनियाद पर अपने सलाहियतों में कई महारतों को शामिल करता है। तमाम बच्चे महारतों के हसूल में सही तवातिर को अपनाते हैं। इस तरह तजुर्बात के इस तरतीबी तसलसल के जरिए बच्चे अपनी मालूमात और महारतों में इजाफा करते हैं या फिर किसी बात को दिल से निकाल देते हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब हम कोई नई बात नहीं सीख जाते। आमोदिश के अमल का रास्त ताल्लुक तरक्की से होता है, यानी ये कहा जाए तो मजायका नहीं होगा कि इंसान महज से लहद तक रहता है। तो महज से लहद तक का ये होता है। और तवारिस और माहौल क्या होता है, हेरिटियन इन्वायरमेंट, कि विरासत से तवारिस और माहौल, कि इंसान की तालीम में बहुत सारे अवामिल नज़रअंदाज होते हैं। मुख्तलिफ तहकीकात और मुताले के जरिए ये बात सामने आती है कि इंसान की तरक्की में दो अज्जा बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ये दो अज्जा तवारिस और माहौल होते हैं। कि हेरिटेज एनवायरनमेंट, कि तवारिस ये वाजह करता है कि हमारे नशोनुमा का तवातिर किस तरह से होता है और हम किस हद तक बड़े हुए हैं। हमारे वालिदैन की किस तरह से होते हैं, जिस्मानी खसूसियत के लिहाज से भी हमारी मुताबिकत होती है। इसी तरह माहौल में भी आमोजिश बढ़ता और शख्सियत पर असरअंदाज होता है। और हम हमारे वालिदैन की तरह नजर आने की एक वजह जीनेन मतलब जीन्स का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना होता है। विरासत की वजह से हमारी आंखों का रंग, कद, जहानत और मखसूस बीमारी लाहिक भी होती है। जैसे डायबिटीज है, किसी को होता है कि उनके विरासत के हिसाब से है। पला को था तो शुगर इनको भी है। इस तरह तरक्की भी माहौल से मुतालिक होती है। और यहाँ माहौल से मुराद उसके अदराफ और अकनाफ है, लोगों से बैनुल अमल है। समाजी और तहजीबी, सियासी और तारीखी पस मंजर के अलावा शख्सी जिंदगी के बहुत सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं। बच्चे की तरक्की और आमोदिश में स्कूल एक अहम किरदार निभाता है। स्कूल के माहौल में अतराफ और अकनाफ के हालात, असातिज़ा, हमजोली, मज़ामीन और तरीक़े तदरीस शामिल है। विरासत के बरखिलाफ माहौल के असर पर बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हुआ है, और तहकीक से यह भी साबित हुआ है कि इन दोनों का तरक्की और आमोदिश पर गहरा असर होता है। इसमें यह नहीं बताया जा सकता कि किसका असर ज्यादा है या कम। विरासत का उसूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। विरासत एक साइंस है जिसमें हम इस बात का मुताला करते हैं कि तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल पर विरासत इस तरह से असरअंदाज होती है, और इसका मुताला करना वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होता है और शख्सियत को किस तरह मुतासिर करती है, इसका मुताला हम इंसानियती जीनेन, तो जीनेन यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स जिसको कहा गया, उसमें करते हैं। हर शख्स में जीनेन जो कि जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां होती है टोटल। उनमें से एक जोड़ी को ही एक किस्म के जिनसी क्रोमोसोम कहते हैं। नर खलीए का एक्स और वाई दो किस्म के जिनसी क्रोमोसोम होते हैं, और मादा खलीए में सिर्फ एक्स एक ही किस्म के जिनसी क्रोमोसोम होते हैं। जबकि नर खलीए का एक्स और मादे खलीए का एक्स क्रोमोसोम का मिलाप होता है, तब लड़की पैदा होती है। एक्स एंड एक्स, और नर खलीए का वाई और मादे खलीए का एक्स क्रोमोसोम का मिलाप होता है, तो तब लड़का। तो आदमियों के जीनेन खलीए में एक्स और वाई क्रोमोसोम होने का इम्कान 50% होता है। कुदरत ने ऐसा निज़ाम कायम किया है कि लड़के और लड़कियों की आबादी का तनाजुब यकसा हो जाए। तो इसमें ऐसे भी सवालत आते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम, एक जीन का अगर आई कलर अगर ब्लू था, दूसरे का ब्राउन था, तो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होगी बच्चे में, तो ब्लू होगा सपोज। ब्लू 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 तो होता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो ऐसे भी सवाल जेनेटिक्स पर आते हैं कि स्किन कलर के ऊपर आ सकता है, हेयर कलर, आई कलर के ऊपर। मेंडेलियो का कानून देखते हैं हम, कि मेंडेलियन कानून, लॉ, कि मेंडेलियो ने मॉरिशियस के मंदर झैल उसूल तहकीक करके मालूम किए। एक ही जात के तमाम जानदारों की खूबियों में तसलसल पाया जाता है। क्रोमोसोम के जरिए विरासत एक नस्ल की खूबियां दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है। हर शख्स के खलिए में क्रोमोसोम की जोड़ियों में सुकून होता है, और इसमें से एक क्रोमोसोम ज्यादा मौसर होता है और दूसरा क्रोमोसोम में सुस्त होता है। मिलाप के वक्त तो कौन सा क्रोमोसोम मौसर होता है, ये हालत पर मुनसिर होता है।
इसे इख्तिलाफ का उसूल कहते हैं। विरासत का इंतकाल बहुत ही पेचीदा होता है, मतलब इंतकाल यानी मुंतकिली। वारिस से विरासत जो है सिर्फ वालिदैन से नहीं बल्कि पिछली कई नस्लों में मुंतकिल होती रहती है। फ्रांसिस गाल्टन की राय में खूबियों का तनासुब झैल के मुताबिक होता है। वालिदैन से मिलने वाली विरासत की खूबी आधी है, 1/2। दादा दादी और नाना नानी से मिलने वाली विरासत की खूबी 1/4 है। और परदादा परदादी परनाना परनानी से मिलने वाली खूबी कितनी है, वो 1/8 है। इसलिए बहुत मर्तबा बच्चों में कुछ खूबी वालिदैन की बनिस्बत मुख्तलिफ, लेकिन दादा दादी चाचा चाची जैसे वाले लोगों की भी विरासत खूबी पाई जाती है। औसत तनासुब की तरफ मुड़ने का रुझान विरासत का एक उसूल है। मसलन कभी कभार गैर मामूली वालिदैन के बच्चे आम रुझान के होते भी हैं। विरासत की वजह से जिस्मानी इख्तलाफात हासिल होता है। विरासत का जहानत पर कुछ तनासुब में असर होता है। ज़्यादती, दिल की अमराज वगैरह भी अमराज में विरासत से एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते हैं। बच्चे पर विरासत का क्या असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड। कि थॉर्नडाइक के मुताबिक जब बच्चों की बुनियादी कुव्वतों का अहम माखूज विरासत है। कार्ल पियर्सन पियर्सन जो है, अगर उसके हिसाब से माँ बाप की लंबाई कम हो तो बच्चों की लंबाई भी कम हो सकती है। क्लिंगबर्ग जो है उसने कहा कि जहानत पर नस्ल का असर होता है, उसी वजह से गोरे बच्चे काले बच्चों से ज्यादा ज़हीन होते हैं। और कैटल ने ये कहा कि अमेरिका के 885 साइंसदानों के खानदानों का मुताला करके साबित किया कि विरासत से पेशा वाराना लियाकत पैदा होती है। विंशिप लाइफ और बाइज्जत वालिदैन के बच्चे ही इज्जतदार बनते हैं, उसके मुताबिक। गुडेल ने कहा कि बद किरदार वालिदैन की औलाद भी बद किरदार बनती है। गल्टन गॉल्टन का ख्याल है कि फर्द की अजमत का सबब उसकी विरासत है। और फर्द का कद वजन, सेहत और अक्ल और दिमागी काम की कुव्वत विरासत पर मबनी होती है। इसने ये बात मुताले के बाद कही। गोडार्ड जो है उसने जहीन माँ बाप के बच्चे जहीन और बेवकूफ माँ बाप के बच्चे बेवकूफ होते हैं, ऐसा कहा। माहौल की हम तारीफ देखेंगे। अरबी में माँ के मानी होते हैं कुछ माँ, यानी कि जो कुछ, और होल के मायने होते हैं घेरे हुए। जो कुछ घेरे हुए मतलब सराउंडिंग में हमारे जो चीजें। इसीलिए माहौल का मतलब वो हालात जो इंसान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बहुत सारे साइंसदानों ने ये बात कही है कि नुत्फे के अलावा जो शय जो फर्द को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो माहौल है। वुडर्थ के मुताबिक माहौल में सबसे बैरूनी अज्जा शामिल है जो फर्द को उसकी जिंदगी के आगाज से मुतासिर करते हैं। डोगल्स और हॉलैंड के मुताबिक माहौल लफ्ज का इस्तेमाल उन तमाम बैरूनी कुव्वतों, असरात और हालत की इज्तिमाई शक्ल का बयान करने के लिए किया जाता है जो जानदारों की जिंदगी, मिजाज और बर्ताव, फरोख, जहनीत पर असर डालता है। रूसो के मुताबिक माहौल वो बैरूनी कुव्वत है जो हमको मुतासिर करती है। एनोस टॉसी के मुताबिक माहौल वो शय है जो फर्द के लुत्फ को छोड़कर एक चीज पर असर डालती है। बच्चे पर माहौल का क्या असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। कदीम माहिर नफ्सियात ने माहौल की अहमियत से मुतालिक बहुत सारी तहकीकात की है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये साबित किया है कि बच्चे की शख्सियत के हर एक पर जोग्राफियाई, समाजी और सकाफती माहौल का गहरा असर हुआ। फ्रेंच बोन्स के मुताबिक जिस्मानी फर्क का सबब विरासत की बजाय उनका माहौल है। उसने मिसाल पेश की कि अमेरिका में बस जाने वाली जापानी और यहूदियों का कद जोग्राफियाई हालत की वजह से बढ़ गया। गॉर्डन के मुताबिक मुनासिब समाजी और सकाफती माहौल न मिलने की वजह से जिस्मानी नशोनुमा सुस्त हो जाती है। पसमानदा इलाकों में रहने वाले बच्चों की नशोनुमा भी सुस्त रफ्तारी से होती है। क्लार्क के मुताबिक बाज लोगों की जहनी अजमत उनकी विरासत से नहीं होती बल्कि उनका माहौल असरअंदाज होता है। जैसे अमेरिका के गोरे बच्चे और हबशी बच्चों की जहनी सलाहियत का फर्क उनको हासिल तालीमी, समाजी और सकाफती माहौल की वजह से। कैंडोल के मुताबिक जहानी के नशोनुमा में विरासत के माहौल के मुकाबले माहौल का ज्यादा असर होता है। उसने लंदन, पेरिस और बर्लिन की सोसाइटी के लोगों की जहानत का मुताला करके बात साबित की। कोले के मुताबिक शख्सियत की तश्कील में माहौल का ज्यादा असर होता है। उसने ये बात भी मुख्तलिफ अदीबों की तहकीक करके साबित की। बहुत सारे माहिर ने यह बात भी साबित की कि जुड़वा बच्चों में अलग अलग माहौल में पले बड़े हो तो उनकी शख्सियत में भी फर्क नजर आता है। विरासत और माहौल की तालीम में अहमियत को हम समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज एंड एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन। ये बात तहकीक से साबित है कि विरासत और माहौल का बच्चे की तरक्की पर गहरा असर पड़ता है और असरात के तालीम पर भी होते हैं। विरासत और माहौल का बच्चे पे क्या असर होता है, उसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि एक बच्चे की विरासत बहुत आला दर्जे की है लेकिन उसे अच्छा माहौल दस्तियाब ना हो तो उसकी तरक्की ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। और उसके बरखिलाफ विरासत बहुत आला दर्जे की नहीं है लेकिन उसे अच्छा माहौल दस्तियाब ना हो तो उसकी तरक्की मुनासिब अंदाज में हो सकती है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि विरासत और माहौल की अहमियत से वाकिफ हो
उसकी वजह से असातिज़ा को इस बात का इल्म होता है कि बच्चे के बर्ताव में कौन से अवामिल कार फरमा है, और उसकी तरक्की के लिए वो बतौर तहसील कार किया क्या क्या कर सकता है। मौलिम को इन बातों का इल्म हो तो वो बच्चों की ख्वाहिशात, सलाहियत और मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकता है। विरासत की अहमियत देखते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, कि विरासत की वजह से बच्चों में जिस्मानी फर्क होता है। मौलिम इस बात से वाकिफ है तो वो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा कर सकता है। लड़के लड़कियों के दरमियान जिनसी फर्क विरासत पर ही होता है। मौलिम उनकी मर्जी के मुताबिक अमल करने पर तरक्की में इजाफा होता है। विरासत का असर बच्चों की आमोदिश पर भी होता है। मौलिम को उसका इल्म हो तो वो सुस्त रफ्तारी से सीखने वाले बच्चों से हमदर्दी का जज्बा रखकर उनकी तरक्की में इजाफा कर सकता है। विरासत का असर बच्चों के रुझान पर होता है तो बच्चों की पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखकर आमोदिश को मौसर वो कर सकता है। विदर्ड के मुताबिक वुडवर्ड के मुताबिक क्या है कि शहर के बच्चों की बनिस्बत देहाती बच्चे कम ज़हीन होते हैं, जो विरासत का एक हिस्सा होता है। माहौल की अहमियत क्या है कि बच्चे अपना ज्यादा वक्त खानदान, पड़ोस, मोहल्ला, खेल के मैदान में गुजारते हैं। बच्चा इन सब से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। मौलिम को चाहिए कि बच्चों के माहौल को पेश नजर रखकर आमोदिश करे। तालीम याफ्ता घराने के माहौल बच्चे की जहानत और इल्म में अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि अपने तलबा को अच्छे से अच्छा माहौल फराहम करे। बच्चा अपने सकाफती माहौल के उसूल पर अमल पैरा होते हैं। असातिज़ा अगर इन उसूलों से वाकिफ हो तो बच्चों को अच्छे उसूलों की तरफ राग़िब कर सकते हैं। अच्छे माहौल में जिंदगी फरोग पाती है, इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की दिलचस्पी, रुझान और सलाहियत के पेश नज़र माहौल को पैदा करने की कोशिश करे। माहौल और जज्बात का गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए असातिज़ा ऐसा साजगार माहौल बनाए कि बच्चे के जज्बात तस्कीन पा सके। मज़कूर बाला हक़ाइक़ की रोशनी में बात साबित होती है कि असातिज़ा को विरासत और माहौल का गहरा इल्म होना ज़रूरी है, ताकि वो समाज अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सके। अब समाज आना क्या है? सोशलाइजेशन। कोई भी शख्स समाज की इकाई होता है। समाज में बर्ताव करते वक्त में समाजी उसूलों पर अमल करना होता है। अपने बर्ताव में मुनासिब तब्दीली या तवाफ़ुक़ को हम आहंगी करना पड़ती है। इंसान की जिंदगी गुजारते वक्त कई ऐसे मिसाल पैदा होते हैं, कई सवालात उठते हैं। उनसे ही शख्स की शख्सियत तामीर होती है। पर्सनालिटी। शख्स में शख्सियत के पैदा होने होते होते और वक्त जिंदगी गुजर बसर करते वक्त में शख्स गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, उसको समाज से हम आहंगी इख्तियार करना होती है। हम आहंगी से जिंदगी खुशहाल बनती है। मसलन मौसम बदलते ही जानदारों को मौसम के लिहाज से अपने आप में तब्दीली करना पड़ती है, यानी फितरत से हम आहंगी करना होती है। जो उसमें हम आहंग नहीं होता उसे मौसम में जिंदगी गुजारना दोभर हो जाता है। सिर्फ मसनूई तौर पर हमें हम आहंगी का रास्ता तलाश करना होता है। समाजी हम आहंगी भी इसी तरह है। फर्द खानदान समाज में रहता है, समाज में रहते हुए कुछ सोच समझ तबई अमूर का लेन देन करना पड़ता है। कोई जरूरत अधूरी रह गई तो इंसान नाराज हो जाता है। किसी भी हालत में इत्मीनान होना अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक हम आहंगी वो तवाफिक है। तुलबा के बारे में भी यही होता है। प्री प्राइमरी जो तालीम से आला तालीम तक और बाद में भी हम आहंगी करना होती है। घर के हालात, स्कूल के हालात में तफावत होता है। घर के माहौल के मुताबिक बच्चा स्कूल में अगर मनमानी तौर पर नहीं रह सकता, यहाँ स्कूल का नज्म जब्त होता है, असातिज़ा की पाबंदी होती है, निसाब तालीम जो होता है उसमें इकाई नहीं समझी, तब उसे समझने के लिए हम आहंगी इख्तियार करना होता है। हम जमात दोस्तों से हम आहंगी करनी होती है। इस तरह मुख्तलिफ बातों में हम आहंगी करना पड़ती है, इसलिए समाज हम आहंगी का भी इक्तसाब पर असर पड़ता है। हम आहंगी को मजमूई तौर पर अगर जोड़ तोड़ करना, खरीब करना जैसा मतलब लगा सकते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए क्या है, एडजस्टमेंट लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। जोड़ तोड़ करते वक्त खुद अपने से, उसी खानदान, समाज, हालात वगैरह से हमें जोड़ तोड़ करके जिंदगी गुजारना होता है। स्कूल में भी इसी तरह जोड़ तोड़ करनी होती है। मिसाल अगर ले ले कि कोई मजमून है तो नए सिरे से शामिल किया गया तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली जमात में जाने के बाद निसाब नहीं समझ रहा वगैरह। समाजी हम आहंगी मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। इस अमल में फर्द समाज और फर्द और समाज से मुताल्लिक दीगर इकाइयाँ वगैरह ही के दरमियान आपस में राब्ता कायम किया जा सकता है। उससे ही हम आहंगी, समाजी हम आहंगी कहते हैं। इक्तसाब के मतलब के बारे में समाजी हम आहंगी का ख्याल करें तो तालिब इल्म और मुदर्रिस, तालिब इल्म और हालात, तालिब इल्म खानदान, तालिब इल्म समाज, तालिब इल्म और निसाब वगैरह राब्ता करना पड़ता है। एक दूसरे से मवाकिफ ताल्लुकात पैदा करना होता है और इससे इक्तसाब का अमल अच्छा होता है। इसीलिए इक्तसाब पर असरअंदाज होने वाली इकाइयों में हम आहंगी को भी शामिल किया जाता है। इक्तसाब के लिए स्कूल अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं,
निसाब समझता है, मुदर्रिसीन अच्छे हैं, लेकिन स्कूल में दिल नहीं लगता, तो इक्तिसाब कैसे होगा? इसके लिए इन बातों से हम आहंगी पैदा करना जरूरी है। एक तो है कि तालीमी अहमियत। स्कूल कहते ही मुख्तलिफ ज़ात मज़ाहिब और मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ रुझानात के गरीब और अमीर तलबा इकट्ठा होते हैं वहाँ पर। इन सबको घुल मिल कर रहना जरूरी होता है, हम आहंगी पैदा करना जरूरी होता है। बाज बच्चे तन्हा पसंद होते हैं, बाज बच्चे हर दिल अजीज होते हैं, घुल मिल जाने वाले होते हैं। बाज बच्चे आम जहानत के, तो कुछ गैर मामूली जहानत के होते हैं। इन सब में हम आहंगी मुदर्रिस को पैदा करनी होती है। मुदर्रिसीन तलबा को बगैर किसी किस्म का दुख पहुंचाए हम आहंगी पैदा करके तदरीस करना होता है। मुदर्रिसीन तलबा के अंदर खुद एतमादी में इजाफा करके उनकी दरमियानी दोस्ती का माहौल पैदा करना होता है। इक्तिसाब के जरिए खास मकसद को हासिल करने की सिमत में कोशिश करना होता है। तहजीबी समाजी कौमी यकजहती के जरिए पैदा कर सकते हैं। इक्तिसाब में दिल को इत्मीनान होगा, तभी तमाम अफ़ाल ठीक ढंग से वकू पजीर होंगे। इसके लिए बच्चों के दिल में तसल्ली और इत्मीनान पैदा करना चाहिए। निसाब के साथ अखलाकी नजरिया, तहजीबी जैसी गौर व फिक्र में भी पैदा होना चाहिए बच्चों में। तालीम में समाज का क्या हिस्सा है, हम देखते हैं कि समाज तालीम का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से समाज तरसीली मीडिया, सरपरस्त की अंजुमन वगैरह निजी खिदमतगार तंजीमें, इस तरह मुख्तलिफ रास्तों से समाज का हिस्सा हासिल करना जरूरी है। स्कूल के निसाब की अगर अमल आवारी में किसी किस्म के वसाइल आसानी से नहीं मिलते, मसलन उन्होंने लतीफ़ा के लिए मुनफरिद मुदर्रिस मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए समाज से आर्टिस्ट, मौसीकार, मुजस्समा साज जैसे शहरियों को स्कूल से जोड़ना और बच्चों को उनकी महारत का फायदा दिलाने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। उसके लिए स्कूल का समाज से ताल्लुक जोड़ना बहुत अहम है। समाज को स्कूल अपना महसूस होना चाहिए। इसके लिए समाज के मसाइल हल करने के लिए स्कूल को आगे आना चाहिए। समाज से रब्त जब्त पैदा करने के अमल हमेशा जारी रहे, इस तरफ स्कूल तवज्जो देना चाहिए स्कूलों को। नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत को उनके कामों में स्कूल को कौन सी मदद करना चाहिए, इस पर गौर व खौज करके और उससे बरोकार लाना जरूरी है। इसके लिए गांव की यात्रा, गांव के खास त्योहार, जश्न जैसे वक्त पर रजाकार लगते हैं। इस जरूरत को स्कूल पूरा करता है। ऐसे मौके तलाश करना और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना स्कूल की इंतजामी महारत का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ लेने वाला ही नहीं बल्कि देने वाला भी होना चाहिए, इस उसूल को ध्यान में रखना चाहिए। समाज के मुख्तलिफ शोबों में इल्म से मुतालिक जरूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी स्कूल को कबूल करना जरूरी है। मसलन खेती, सेहत जैसे शोबों में नई मालूमात देने से समाज को स्कूल अपना महसूस होता है। स्कूल और समाज एक दूसरे के तकमीली है, इसलिए एक दूसरे के ताउन से चलने लगे कि समाज की जरूरत पूरी करने वाली तालीम और तालीम की जानी तवज्जो देने वाला समाज। इस तरह एक दूसरे के ताउन से आपस में रिश्ता अटूट और मुस्तहकम हो जाएगा। इस तरह तालीम का वो समाज से रिश्ता और समाज का तालीम से रिश्ता पैदा हो जाएगा। प्याजे और कोलबर्ग के बारे में अगर हम देखें और वाइगोट्स की, तो देखिए तरक्की और इक्तिसाद के कुछ उसूल होते हैं। अब हम एक एक को देखेंगे। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक साइको डायनामिक थ्योरी होती है। साइको डायनामिक थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रॉइड। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग की है। लिव वाइगोट्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी है। एरिक एरिक्सन की है साइको सोशल थ्योरी। बी एफ स्किनर की है बिहेवियर थ्योरी। बी से बिहेवियर याद रख लेना है। एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल साइको सोशल। योरी ब्राउन फैन बर्नर, तो बर्नर की थ्योरी क्या है? इकोलॉजिकल थ्योरी। हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की आर्ट इंटेलिजेंस की जहानत। अर्नोल्ड जेसल की है मैचुरेशन की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो की है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो हम देखते हैं जीन पियाजे के मुतालिक पहले। तो 1920 से पियाजे ने बच्चों के लिए किए गए तजुर्बात पर मुनहसिर 132 में सन 1932 में मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किताब लिखी। अपने मुताले से इसने बच्चों की दिमागी तरक्की के 4 मराहिल पेश किए। उसमें इब्तदाई मरहला SPCF, सेंसरी प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड CF, फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें बताया कि इब्तदाई उम्र अंदाजन और औसतन की उसकी उम्र हर शख्स में उसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन मराहिल की तरतीब में हर एक में यकसा थी। जमात बंदी करना, पूरी बात को या तखय्युल को कुछ खास हिस्सों की शनाख्त करना, मालूमात की तहवील में मुंतकिली करना, ये सब प्याजे ने ऑपरेशन कहा था इन्हें। अब देखते देखिए प्याजे के 4 मरे हालत। हसास जहनी तरक्की की हालत, मतलब सेंसर मोटर स्टेज। तो जहली हालत में क्या करता है बच्चा? चूसना, निगलना, पीने का अमल ज्यादा बेहतर बनता है। और इसका ग्रुप कौन सा होता है? 0 से 18, ये 24 महीने।
0 से 18 24 महीने। तो ये देखिए पूरा। और इसको देखकर ये लिख लिख लीजिए जल्दी जल्दी, और स्क्रीनशॉट और फोटो जो लेना चाह रही है ये लिख लीजिए। तो ये क्या है, हसास जहनी तरक्की की हालत में चूसना निगलना पीने का अमल ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनता है, जिसके जरिए बच्चा हम हालत से हम आंगी पैदा करने में ज्यादा कामयाब होने लगता है। आसान आसन अमल बार बार करने लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है ये नजर नहीं आता। बच्चा छोटे मसाइल हल करने लगता है, बैरूनी हालत से दिलचस्प सुकून हासिल करता है, और सही और खता के तरीके से हालत को काबू में करने की कोशिश करता है। फालियत से कब्ल की हालत अगर प्री ऑपरेशनल अगर हम देखें, तो पियाजे ने इस हालत को इशारती बर्ताव की हालत खुद में मरकूज कहा है। हालत इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 1.5 साल से 2 साल या 7 साल तक होती है। तो जुबान का हुसूल में इस हालत में खास तौर पर होता है लकड़ी का घोड़ा बनाना, गुड़िया से बोलना, किसी लकड़ी की पेटी को मोड़ कर समझ कर मुंह से मोटर की आवाज को निकालना। लकड़ी की पेटी को मोड़कर समझ कर मतलब ऐसा कि खाली डिब्बी अगर है माचिस के तेली, उससे रेलगाड़ी बनाकर मुंह से मोटर की आवाज निकालना, मोटर चलाने की हरकत की नकल। ठोस मखरून अफाल यानी कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 साल से 11 साल या 12 साल तक। दिमागी नुमाइंदगी या अक्स की इब्तदाई होती है महफूज करना मुकाब चीजों का तनसुख। तो CCE कंजर्वेशन, उससे उसको ट्रिक से इस्तेमाल किया जाता है कि कंजर्वेशन। CCE ट्रिक अगर हम देखें, इसमें तहफ्फुज एक आता है। तो ऐसा सीरिएशन हो जाएगा, और सी से कन्वर्जेशन, और दूसरा जो सी है उससे क्या होगा। तो ये जो 4 स्टेजेस थे उसके अंदर ये CC का मतलब इसमें अभी वो इंग्लिश का टर्म याद नहीं आ रहा, कंक्रीट से याद रखना है, कंक्रीट वाली ठोस जो ऑपरेशन है। जैसे कि ये जो 4 है स्टेजेस, तो इसमें देखिए उसको इंग्लिश में कहा जाएगा सब स्टेजेस के नाम। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, और उसके बाद में कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर फॉर्मल ऑपरेशन। ऐसे 4। और 4 स्टेजेस के बाद मतलब हर एक स्टेज को आप समझ के चल सकते हैं। तो इसके अंदर है कंक्रीट ऑपरेशन, और प्री ऑपरेशनल, और ये सेंसरी मोटर स्टेज। तब सेंसरी मोटर में हमने क्या देखा कि इसमें सेंसेस और सेंसेस होते हैं, मतलब उसके जो उस्ताद होते हैं, मोटा मोटा उसको अगर ऐसे समझते चले। सेंसेस ऑर्गन्स आर टीचर्स, सेंस ऑर्गन्स आर टीचर्स। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज अगर देखा जाए, तो प्री ऑपरेशनल में क्या होगा कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी इंग्लिश में अगर वो चीजें देखे तो रिवर्सिबिलिटी नहीं, यानी कि अगर बर्फ पानी बन सकता है तो पानी बर्फ नहीं बन सकता, उसको दिमाग में ये चीज नहीं आएगा। और इसमें क्या इशारती बर्ताव, खुद में मरकूजियत की हालत, यानी कि एक सेंट्रेशन इसमें होता है केंद्रीय। अ, एक होता है कि नॉन सेंट्रेशन, और एक होता है कि सेंट्रेशन। वो दो चीजों में आता है। तो केंद्रीकरण और अपने हिसाब से बोलना आना। तो अब यहाँ पर ये जो आ गया, तब यहाँ पर देखिए तहफुज करना जो कि कंजर्वेशन में आ रहा है, और तरतीब देना यानी सीरिएशन। जमात बंदी करना मतलब ये सीरिएशन में आ गया। वजन जसामत के लिहाज से चीजों को तरतीब देना। तो ये सी का क्या हो गया कि दिमागी नुमाइंदगी या अक्स की इब्तिदा होती है यहाँ पर।
कि अब उसको समझ में आ जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे इरिवर्सिबिलिटी, एक छोटा और बड़ा गिलास में अगर उसको कुछ दिया जाए शरबत वगैरह, तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि ये थोड़ा लंबा गिलास है तो इसमें ज्यादा नहीं है बल्कि बराबर है, हालांकि उसी के सामने दिया जाए। जबकि दूसरी स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल में, तो उसको लगता है कि ये चीज है, छोटा बड़ापन उसको समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि जो ज्यादा है, जो ज्यादा दिख रहा है लेंथ में, वो ज्यादा हो। तो महफूज करना, मुकाब चीजों का तनासुब रखना, मतलब क्यूबिक चीजों का, उसकी जसामत बदल सकते हैं, ये समझ में अब आ जाता है उसको। मिट्टी का कुर्रा उसकी एक मिसाल। फिर उसके बाद में है कि तरतीबी ताल्लुक, छोटा बड़ापन, यानी कि जो कि उतरती तरतीब, चढ़ती तरतीब, और उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। पस्ता कद, ऊंचा कद, हल्का भारी की तरतीब वगैरह में ताल्लुक को समझ जाता है। फिर सीरिएशन से अगर देखा जाए तो जमात बंदी आती है उसमें, मुसलसिल और गैर मुसलसिल जैसी बातों पर वो फौरन गौर नहीं कर सकता। चीजों के वजन जसामत के लिहाज से चीजों को तरतीब देना, ये सारा सीरिएशन में आ गया। अब देखते हैं कि तश्कीली, रस्मी, फाली हालत, जो फॉर्मल ऑपरेशन है, इसमें दो चीजें याद रखना होता है इंग्लिश में, कि हाइपोथेटिको यानी कि कयास आराई वाला, और उसके बाद से उसको हम अगर उर्दू में कहे तो उसको क्या बोलेंगे कि इस हालत में बच्चे मुजर्रिद बातों से मुताल्लिक गौर व फिक्र करना सीखते हैं। कि इमेजिनेशन पावर से मतलब सीखना या सोचना, कयास आराई करना। तो ये क्या हो गया, इमेजिनेटिव। तो ये कौन सी बात हो गई, फॉर्मल ऑपरेशन में। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी होती है उसके अंदर। अलजेब्रा में एक्स और वाई बाज तजुर्बात में आदत नहीं होते, तब भी किसी अदद की जगह पे फर्ज करना, ऐसा समझना होता है। फिर साइंसी बातें, उनके उसूल, और साथ ही साथ उनके दरमियान का ताल्लुक ध्यान में रखते हैं, मौजू और मसलों को समझते हैं। किसी भी बात की बैरूनी सूरत यानी फॉर्म और तफसील, तो कंटेंट में फर्क समझ में आ जाता है। किसी के ख्याल और हकीकत बर्ताव में आपसी इख्तलाफ समझ में आता है। तो ये चीजें कौन सी होती है कि ये फॉर्मल ऑपरेशन में होती है। इसको आप जब सीटेट के साथ जब पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ एक वीडियो है, तो उसके अंदर और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, जो सीटेट के अंदर भी उसको बताया गया। अभी ये देखिए उर्दू में है, तो उर्दू के टर्म को एक मरतबा जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट या लिख के रख लीजिए। एक नोट्स आपको हम इसके ताल्लुक से एक इंग्लिश की शो करते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम इंग्लिश के हिसाब से अगर समझते हैं प्याजे की थ्योरी को, तो देखिए प्याजे की थ्योरी में यहाँ से एलिमेंट्स, इक्विलिब्रेशन, और अभी ये जो चालू हुआ है SPCF, तभी हम इसको क्या क्या समझते हैं, उर्दू और इंग्लिश के हिसाब से समझते आते हैं। देखिए पहली क्या थी, हसास जहनी तरक्की, सेंसर मोटर स्टेज, चूसना निगलना पीने का अमल, जिसके जरिए बच्चा हालात से हम आहंग होता है, आसन से आसन काम बार बार करने लगता है। ये सब आपने उर्दू में पढ़ लिया, अब उसको थोड़ा इंग्लिश में उसको समझते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या होता है इंग्लिश और हिंदी में। कि इसमें क्या होगा कि गत्यात्मक अवस्था है, इंद्रियात्मक अवस्था है, दोस्त की जो है तो आयु है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, कि जो सामने है नजर के, वही सामने है, जो नजर के सामने नहीं है तो दिमाग में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई, यानी कि बच्चे के सामने अपने चेहरे पर हाथ रख ले और गायब हो गया बताए, तो बच्चे को लगेगा ये सही में चला गया, और वो देखकर फिर खुश हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस। डेफर्ड इमिटेशन मतलब सही तरह से उसकी नकल ना कर पाना। यहाँ पर कुछ चीजें उर्दू में है, क्या देखना है, छोटे मसाले हल करना, और सेंसेस आर ऑर्गन, ये जो बताया हुआ है तो उसके हिसाब से ये है हसास जहनी की हालत। तो इसमें क्या होता है कि डेफर्ड इमिटेशन उस तरह से पूरी तरह से नकल नहीं कर पाता हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। और थिंग्स विद आईज हैंड्स एंड ईयर्स, ये उसको बहुत मदद करते हैं सेंस ऑर्गन। प्री ऑपरेशनल जो हम देखते हैं, तो प्री ऑपरेशनल को हम उर्दू के साथ में कंपेयर करेंगे, कि प्री ऑपरेशनल में प्याजे ने इसको इशारती बर्ताव की हालत, खुद में मरकूज हालत। तो देखिए खुद में मरकूज यानी कि जैसे आपको बताया गया था ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म यानी कि मैं जैसा सोचता हूँ तो पूरी दुनिया उसी तरह से सोच रही है। तो इसको हम क्या कह दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि खुद में मरकूज हालत, इससे याद रख सकते हैं आप।
सिंबॉलिक थॉट आते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रेशन होता है उसमें, केंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण, जो सेंट्रेशन की बात की गई थी, केंद्रीकरण। और वो बच्चा ये नहीं देख पाता कि अगर उसके सामने दो बीकर रखे गए, एक लंबा था और एक थोड़ा सा फ्लैट था, तो उसी के सामने उसमें उंडेला गया, उसको लगेगा कि तश्तरी से ज्यादा ये ग्लास में ज्यादा अमाउंट है, मिकदार। तो ये प्री ऑपरेशनल की स्टेज तक ही आएगा, जिसमें और क्या, लकड़ी का घोड़ा बनाना, बोलना, ये सब। उसके बाद आप ठोस मकरून हालत, कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें आपको CCE की जो ट्रिक बताई गई थी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन मतलब तहफ्फुज, क्लासिफिकेशन जमातबंदी और सीरिएशन तरतीबी। तो कंक्रीट चीजें होती है इसमें, क्लासिफिकेशन अच्छी होता है, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान हो जाता है, डिसेंट्रेशन इसमें होता है। ये सवाल हमेशा आता है और कंफ्यूज करता है सीटेट में भी और TT में भी। डिसेंट्रेशन कंक्रीट ऑपरेशनल में, जबकि सेंट्रेशन आपको प्री ऑपरेशनल में मिलता है, ये दोनों में कंफ्यूजन। और फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, हाइपोथेटिको डिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, ये आती है गत्यात्मक या निगमनात्मक चिंतन, जिसको हम कह सकते हैं। तो वो क्या है, तश्कीली, गौर व फिक्र करना, ये सब। तो ये हो गया प्याजे की ये स्टेजेस। अब फूले का तस्वुर, खुद को आईने में देखना। फूले के कंसेप्ट, फूले का कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब फूले का ज्यादातर सीटेट में पढ़े हुए नहीं बहुत सारे। तो फूले मतलब क्या, समाज या सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक फर्द दूसरों से बैनुल अमल करता है और अपनी खुद की राय को ज्यादा अहमियत देता है। हर शख्स अपनी इंफरादियत बरकरार रखने की कोशिश करता है और ये देखता है कि वो दूसरों की नजरों में कैसा नजर आ रहा है। बाल अल्फाज दीगर शख्स की इंफरादियत की तरक्की की बुनियाद ये होती है कि वो इस बात को समझ जाए कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं। CH कोले, कूले जो है, तो 1902 में ऐसे खुद को आईने में देखने के मुतरादिफ ख्याल दिया कि कूले का ये नजरिए पेश करते हैं कि खुद की तरक्की को देखना हो तो उसे दूसरों की नजर से देखो कि तुम्हें क्या समझते हैं। जिस तरह हम आईने में देखकर बनते और समझते हैं, इसी तरह लोगों की नजरों से खुद की तरक्की को समझना चाहिए। तो कूले के मुताबिक ये था। हाउसन ने क्या कहा, हाउसन 2004 का। तो उसके मुताबिक जिस तरह हम आईने में हमारी जाहिर खूबियों को बताते हैं, इसी तरह लोग हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उससे हमारी शख्सियत को मुतासिर होती है। जिस तरह आईना एक वसीला हमारी खूबियों का है और तरक्की को कर सकते हैं, हम खामियों को बताने वाला है, इस तरह लोगों की राय में आप क्या है, उनसे आप राय लेके तरक्की कर सकते हैं। हिपवर्थ, हिपवर्थ की अगर बात करें तो 2000 में उसने एक बात की तायद की है, दोनों की। मैं और मुझे, आई एंड वी, बाय मेड। मेड का एक नजरिया था, मैं और मुझे। अभी मेड का क्या नजरिया था, मेड ने दिमागी तरक्की के शोबे में बहुत काम किया है। अब मेड मेड से याद रख लीजिए, और दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो दिमागी तरक्की। उन्होंने जाती शऊर के मामले में भी बहुत सारी तहकीकात की है, जैसे उन्होंने मैं और मुझे से मंसूब किया है, जिसमें उन्होंने, हाँ, तो वो बुक वहां से देखना है, बुक साइड कहीं से। तो अब इसमें जो है, तो मंसूब क्या है, मैं और मुझे बज़ाहिर अलग अलग है, लेकिन दोनों का ताल्लुक साथी शौर की बेदारी में बहुत ज्यादा है, ये उन्होंने बताया। मैं और मुझे जाहिर अलग अलग है, लेकिन दोनों का ताल्लुक जाती शौर की बेदारी बहुत ज्यादा है। इदराकी तरक्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के हिसाब से उसका नजरिया ये था कि जीन पियाजे पैदाइश उनकी कब हुई, 1876 में, वफात हुई 1980 में। एक हयातियाती साइंसदान थे, जूलॉजिस्ट जिसको कहेंगे, जिसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है, स्विस साइकोलॉजिस्ट भी हम कह सकते हैं जीन पियाजे को। उन्होंने सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट के साथ मिलकर जहानत की जांच पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने बच्चों की नफ्सियात से दिलचस्पी पैदा हुई, तो उन्होंने क्या किया, इदराकी इर्तिका, जेनेटिव डेवलपमेंट पर तहकीक की। उन्होंने अपने मुताले के दौरान अखलाकी तरक्की पर भी रोशनी डाली। पियाजे एक बुनियाद परस्त तश्कील इल्म पैरा एक साइंसदान थे। वो तश्कील इल्म के सिर्फ दो उसूलों को मानते थे, एक कि हर बच्चा खुद का इल्म खुद तश्कील देता है, दूसरा कि इदराकी अमल मवाफ़िक़त पर मबनी होता है, वो सिर्फ असल हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करता। पियाजे ने जो नजरिए पेश किया उसे जीनियन तफासिर भी कहते हैं, जिसके मुताबिक तरक्की में इस्तेमाल शुदा ढांचे और आमाल इंसान में सबसे पहले से ही मौजूद होते हैं, और ये अमल हर एक के लिए एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी भी तहजीब से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए जीनेन यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। पियाजे एक माहिर नफ्सियात थे।
उन्हें इर्तिकाई नफ्सियात का माहिर भी तस्लीम किया जाता है। उन्होंने इदराकी इर्तिकाई का नजरिया पेश किया, जिसे दुनिया भर में बहस का मौजू बनाया गया। इंसानी इर्तिका में तगय्युर एक अहम अंसर है। तो इर्तिकाई अमल के दौरान तरक्की और बलोगियत में तगय्युर रोनुमा होता है। पियाजे के मुताबिक एक बालिग शख्स के लिए गौर व फिक्र आसान अमल है, लेकिन एक बच्चे के लिए आसान नहीं होता। कभी भी नए तस्वुर की तदरीस करते वक्त बच्चे की बुनियादी तफहीम में मौजूद मुखालिफे को दूर करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाए जाने वाले मवाद को समझने में नाकाम रहते हैं, उन्हें माजी और मुस्तकबिल का फहम यानी जानकारी नहीं होती। तफहीम के इर्तिका के मानी नए ख्यालात की जखीरा अंदोजी और साबिका मालूमात में इजाफा नहीं होता। प्याजी के मुताबिक गौर व फिक्र करना या सोचना एक सुस्त काम, लेकिन मुसलसिल तब्दीली होने वाला अमल है। उसकी पैदाइश से लेकर बलोगत तक हम दुनिया के साथ अपनी मुदाफियत करते रहते हैं। इस मुदाफियत के लिए प्याजी ने चार अवामिल को जिम्मेदार ठहराया है। वो चार अवामिल कौन से हैं? हयातियाती बलोगियत, जो कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन है। तब्दीली जो एक फितरी अमल है, हयातियाती तरक्की की एक शक्ल है। ये तब्दीली इंसान में जिस्म में क्रोमोसोम की वजह से होती है, और इसमें अमर में असातिज़ और सरपरस्तों का कोई रोल नहीं होता। यहाँ इस बात की तवक्को की जाती है कि सरपरस्त बच्चों को मुनासिब और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करे, ताकि बच्चे चुस्त और सेहतमंद रहें। सरगर्मी दूसरी, एक्टिविटी, कि जिस्मानी सलाहियत बढ़ जाने की वजह से बच्चों में हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर बच्चा साइकिल देखता है तो उसे चलाने के लिए मचलता है, और समझ जाता है कि साइकिल चलाने के लिए उसे साइकिल का तवाजुन बरकरार रखना होगा। ये क्या है? एक खुदकार अमल है। समाजी तजुर्बात की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस की बेस पर, कि प्याजे के मुताबिक बच्चे की फिक्री कुव्वत समाज के जेर असर होती है। हमारे इर्द गिर्द कई लोग ऐसे हैं जो हालात के तहत अपनी फहम में इर्तिका की वजह से बहुत सी बातें सीखते हैं। और तवाजुन, जिसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं, तो तवाजुन यहाँ पर तफहीम यानी कि समझ और हासिल शुदा मालूमात के दरमियान तवाजुन रखना होता है। अब उसके जो नजरिए में फिक्री अमल के बुनियादी अवामिल है, उसको हम बाद में देखेंगे। देखिए, इक्विलिब्रेशन एक्सपीरियंस एक्टिविटी का जो बात की गई, तो हमें कहाँ पर मिलती है इक्विलिब्रेशन? ये देखिए, मैचुरेशन, एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन एलिमेंट्स। तो प्याजे के चार एलिमेंट की बात की गई: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतर्क्रिया और संतुलन, जिसको अभी हमने जाना। उसके बाद अब हम जो आगे जानने जाएंगे, तो उसके बाद रहेगा प्याजे के नजरिए में फिक्री अमल के बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन कौन से। एडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये क्या होता है? और फिर उसके चार मरहले हमें और समझना है। जैसे कि हमने ऊपर जो एक चार्ट देखा था, तो अभी हम इसको अगली मीटिंग में ये चारों नजरिए समझेंगे। फिर प्याजे और वाइगोट्स्की के बीच के हमको डिफरेंस को समझना होगा। फिर उसके बाद हम कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को समझेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारा हमको जल्द अज जल्द ये खत्म करना होगा। तो अभी फिलहाल प्याजे के थ्रू में यहाँ तक हाफ ये खत्म हुआ है। और उसके बुनियादी अवामिल पर हम अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।